नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, रेलवे जेई का सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, सीबीटी 2 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग अब सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। सीबीटी 1 चाहे जैसा भी हो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद समय कम मिलेगा। तो देखिए, मैकेनिकल का पेपर हुआ था 29 अगस्त 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में। सीबीटी 2 का, जी हाँ, रेलवे जेई का हम बात कर रहे हैं, जो कि देखिए 29 अगस्त 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में। इसमें देखिए जो नॉन टेक पोर्शन होता है, नॉन टेक कहने का मतलब इसमें जो है 100 आपको मैकेनिकल का क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो 50 नंबर का यहाँ पर था, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज हमारा फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 53 लेक्चर हो चुका है और यहाँ पर तकरीबन जो है 800 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको जरूर देखिए, बहुत ही फायदा मिलेगा जीके जीएस में आपको, जो है किसी भी एग्जाम में। और देखिए, रेलवे जेई का जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, कुल मिलाकर हमारे पास 13 पेपर है। जी हाँ, 13 पेपर है। तो सभी को हम डिस्कस करेंगे। आज पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एकदम ऑफिशियल, जो है आंसर की के द्वारा ऑफिशियल पेपर है यहाँ पर। तो देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो जो है बॉडी को जो है 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में जो है बनाया गया था। 1944 का ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जो है आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का मुख्यालय जो है एक ही जगह है। कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी में। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जिनेवा में कुछ मुख्यालय पूछे जाते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। इन दोनों को खास करके जो मुख्यालय है, ये आपको कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो देखिए, रोटेशनल मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन गति। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है स्पिनिंग ऑफ अर्थ। स्पिनिंग ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का घूमना, एक घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। अब देखिए, घूर्णन गति बोलते किसको है? तो देखिए, मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड लाइन और एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस के अराउंड जो है घूमना, इसको घूर्णन गति बोलते हैं। तो ऐसा जो है एक व्हील का एग्जाम्पल है, जो कि एक अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। और जो है पृथ्वी का घूमना, एक घूर्णन गति का उदाहरण है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किमोनो इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, यानी कि कीमोनो। तो कीमोनो जो है एक ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक पोशाक है, किस देश का है? तो ये जापानी है, यानी कि जापान देश का है। और इसको अक्सर जो है शादी में और किसी के मृत्यु होने पर जो है महिलाएं जो है इस ड्रेस को बेसिकली पहनती हैं। तो पुरुष भी पहन सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो है ज़्यादातर इसको पहनते हैं, यानी कि महिलाओं का ड्रेस है किमोनो, जो कि जापान का है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 2019 में किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया था? कोच नियुक्त किया गया था किसको? इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का। तो देखिए, उस समय तो क्रोएशिया के इगोर स्टिमेक को जो है नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट उत्तर तो इसका बी होगा। लेकिन अब ये जा चुके हैं, यानी कि अभी अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो स्पेन के हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेन के, ध्यान रखिएगा कौन है? तो मनोलो मार्किस। तो इस नाम को जरूर ध्यान रखिएगा कि मनोलो मार्किस अभी स्पेन के जो हैं वो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, किसका बताना है? तो एल्युमिनियम का। तो सबसे पहले एल्युमिनियम को सिंबल होता है Al, एटॉमिक नंबर होता है 13। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको लिखते हैं। तो देखिए 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, फिर आता है 3s2 और 3p1।
तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 3। तो 2, 8, 3 लिख सकते हैं। देखिए 2, फिर देखिए 2, 8 और फिर 3। तो 2, 8, 3 किस में है? तो देखिए यहाँ पर डी में है। 2, 8, 3 इसका सही उत्तर, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी द नॉन कंटिग्यूअस, यानी कि मेमोरी प्रबंधन योजना है जो किसी प्रोसेस के भौतिक पते के स्थान को असन्निहित यानी कि नॉन कंटिग्यूअस होने की अनुमति देता है। तो ऐसी मेमोरी प्रबंधन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं पेजिंग। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, पेजिंग इसको बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत द्वारा किया गया एक निज स्थानिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेटू। तो देखिए इन सेटू और एक्स सेटू होता है। तो इन सेटू क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो भी प्रजाति होते हैं उनको जो है नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब नेचुरल हैबिटेट में ही बनाया जाता है। इसलिए देखिए चीता का जब रिलोकेशन किया जा रहा था नामीबिया से, तो कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। क्यों? क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट था। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन सेटू कंजर्वेशन यही होता है कि उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाए, जबकि एक्स सेटू होता है उसके बाहर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलिफेंट, तीनों जो है यहाँ पर इन सेटू कंजर्वेशन का ही यहाँ पर उपाय किया गया था। तो ऑल ऑप्शन ऑफ द करेक्ट आंसर सी इसका सही होगा। अब देखिए प्रोजेक्ट राइनो की बात करते हैं तो 1987 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है और भारत के असम राज्य में है। ध्यान रखिएगा, असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। 1987 में यहीं से जो है प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई थी। अब देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत 1992 में हुआ था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों को बताना है कि प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब की गई थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि पट्टचित्र कला किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पट्टचित्र, तो पट्टचित्र जो आर्ट फॉर्म है वो कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए वेस्ट बंगाल में भी इसको जो है आर्ट फॉर्म जो है यहाँ पर है प्रचलित थोड़ा सा। तो इसको अगर उड़ीसा ना देखे, कभी कभी अगर वेस्ट बंगाल भी दिया है रहे यानी कि पश्चिम बंगाल, तो भी सही हो सकता है, लेकिन उड़ीसा में मेनली जो है संबंधित है आर्ट फॉर्म पट्टचित्र। अब देखिए क्वेश्चन है कि तुइरियल जल विद्युत शक्ति परियोजना यानी कि तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर स्थापित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए जो तुइरियल है एक आपको रिवर है, यानी कि ये नदी है, और एक किसकी सहायक नदी है? तो बराक नदी की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी है तुइरियल। यहीं पे जो है तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है 60 मेगावाट का। 60 मेगावाट का, बेसिकली दो स्थापित किया गया है 30 मेगावाट का। तो ये 60 मेगावाट का कुल क्षमता है इसका। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो मिजोरम में स्थित है तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा इंडोथर्मिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल है, इंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अब देखिए इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए इंडोथर्मिक में क्या होता है? जहां पर हमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, यानी कि रिएक्शन डन विद द एडिशन ऑफ हीट। और एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जो है हीट निकलती है यहां से। यहाँ पर देखिए हीट किस में देना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि ड्राई आइस, देखिए ड्राई आइस यानी कि सॉलिड जो CO2 होता है, ड्राई आइस सॉलिड CO2, तो इसमें भी हीट देते हैं तभी जलती है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो इसमें भी हीट देते हैं तभी इवोपरेट करती है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, बोथ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरह से बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि खोई यानी कि वगासी इज टू प्रोड्यूस। तो देखिए खोई जो है जब गन्ना से निकालते हैं, गन्ना से जो है यहाँ पर रस निकाला जाता है और फिर जो है शक्कर गुड़ वगैरह सब बनता है। तो इस तरह से गन्ना का जो खोई होता है, तो ये क्या होता है? इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा
ये क्या है, बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन है, खोई। अब इसका उपयोग पेपर बनाने में, यानी पेपर बनाने में, पल्प बनाने में, ध्यान रखिएगा, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, और उसके अलावा बायोफ्यूल में इसका यूज किया जाता है। यानी कि वगासी यानी कि खोई का उपयोग कागज बनाने में, पल्प बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, बायोफ्यूल में इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, कागज इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोबेराइनर, तो डोबेराइनर की वर्गीकरण की प्रणाली ट्रायड में उपयोग नहीं की गई क्योंकि यह केवल इतना की पहचान कर सका था। तो देखिए डोबेराइनर जो सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, तो क्योंकि ये 3 ट्रायड का ही यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर पाया। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एलिमेंट की खोज हुई तो इस तरह से यूजफुल नहीं रहा। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा 1817 में डोबेरायन जो कि जर्मन केमिस्ट थे, कहाँ के थे, जर्मनी के थे, तो जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने जो है डोबेरायन ट्राइड दिया, तो 3 ट्राइड की यहाँ पर खोज की गई, तो और भी खोज हुई एलिमेंट, तो इसलिए अब यूजफुल नहीं रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो 3 ट्राइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिक, केवल 3 त्रिक की पहचान ही हो पाई थी यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है कि उस वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था जिसने 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर जीत हासिल की थी। यानी कि हु वाज द कैप्टन ऑफ द वेस्टइंडीज टीम दैट वाज डिफीटेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू विन द प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप। तो देखिए क्लाइव लाइड इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा क्लाइव लाइड जो है उस समय वेस्टइंडीज के कप्तान थे। देखिए वेस्ट इंडीज टीम दैट वाज डिफीटेड बाय इंडियन क्रिकेट टीम, तो जैसा कि पता होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे, तो उस समय भारत के कप्तान कपिल देव थे। जी हाँ, कपिल देव की कप्तानी में ही भारत जो है विश्व कप जीता था, और क्लाइव लाइड जो है वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान थे। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, क्लाइव लाइड इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर, अब देखिए माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर और स्कैनर, तो ये हार्डवेयर का एग्जांपल है, जबकि इंटरप्रेटर क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, हार्डवेयर जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। तो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर है। करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, नहीं पूछा गया इसमें। अब देखिए क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की ऑप्टिकल फ्लैट मौजूद है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट आर प्रेजेंट। तो 2 तरह के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 2 तरह के होते हैं, और ये बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। कैसा शेप के होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के, और टाइप ए और बी के रूप में मौजूद होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, टाइप ए और टाइप ए के रूप में मौजूद होते हैं। तो 2 तरह के ऑप्टिकल फ्लैट मौजूद होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन इनमें से किसके बराबर होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है इन स्फेरिकल मिरर। तो देखिए मैग्निफिकेशन एम होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी कि एच डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा कटा हुआ है, तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्निफिकेशन होता है इन द स्फेरिकल मिरर। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को यहाँ पर आवर्धन बोलते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के 7 निर्माणक रंगों में विभक्त होने का प्रक्रम क्या कहलाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप व्हाइट लाइट इनटू द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। जैसा कि पता होगा कि प्रकाश जो है 7 रंग का बना होता है, 7 रंग का बना होता है, लेकिन दिखता कैसा है, तो व्हाइट दिखता है। तो इसको जो है 7 रंग में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों कहलाती है डिस्पर्सन, यानी कि प्रकीर्णन कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और इसको गुजारते किससे हैं, तो प्रिज्म से, प्रिज्म से गुजारने के बाद ही श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब देखिए इस तरह से प्रिज्म है, तो ग्लास प्रिज्म, देखिए व्हाइट लाइट आ रही है और यहाँ पर एक ग्लास प्रिज्म है, तो यहाँ पर डिस्पर्सन हो रहा है, देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और क्रम यही है। अब देखिए जो वायलेट है इसका जो है यहाँ पर प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है और रेड का कम, तो रेड का क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो कम यहाँ पर उसका प्रकीर्णन एंगल होता है। तो इस तरह से अब इसको याद करने का ट्रिक है VIB G/T,
OR। तो इस तरह से देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से यहाँ पर VIBGBOR। तो इस तरह से इसको याद रख पाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि EBCDIC इसका पूरा रूप क्या है। EBCDIC इसका पूरा रूप आपको बताना है। तो इसका पूरा रूप जो है क्या है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। इसको ध्यान रखिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है और ये 8 बिट का होता है। ध्यान रखिएगा ये कितना बिट का होता है, तो 8 बिट कैरेक्टर होता है, जो कि मेनली यूज्ड होते हैं मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड को। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट टू ईच कंप्यूटर थ्रू ए कॉमन सेंट्रल लाइन। तो देखिए कॉमन सेंट्रल लाइन के द्वारा ईच कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, तो इसको बस बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, बस। तो वन मेन केबल होता है जिसमें कि सारा जो है नोड्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो बस इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग्स। यानी कि सिकंदर द ग्रेट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। तो ये कहाँ के थे, तो ग्रीस के। तो ध्यान रखिएगा ग्रीस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 365 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो ध्यान रखिएगा मेसिडोनिया जो कि ग्रीस में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनका जो जन्म स्थान है मेसोडोनिया जो कि ग्रीस में स्थित है, यहीं पे इनका जन्म 365 BC पूर्व में हुआ था सिकंदर द ग्रेट का। तो करेक्ट उत्तर इसका एक ग्रीस इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार WM है। अब देखिए भार पूछा जा रहा है, तो देखिए भार यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो और पृथ्वी पर इसका भार WE है। तो यहाँ पर G का वैल्यू बेसिकली होता है G ऑफ M इज क्या होता है 1/6 ऑफ G ऑफ अर्थ। तो देखिए W इक्वल टू होता है mg। तो देखिए यहाँ पर हम ये मास कांस्टेंट होता है, यानी कि W डायरेक्टली जो है G पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि W ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ऑफ W ऑफ अर्थ। यही होगा, यानी कि जितना पृथ्वी पे वजन होगा मून पे उसका 1/6 हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, यानी कि करेक्ट रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन। तो राइडर कप सीधे आपको पता है तो सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। और एक देखिए वाकर कप भी पूछा जाता है। तो वाकर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये भी गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट से देखिए रणजी ट्रॉफी, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके बाद आपको ईरानी ट्रॉफी, IPL। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी यानी कि शॉर्टकट की पूछा जा रहा है किसमें, तो इंसर्ट न्यू स्लाइड इनटू द करेंट प्रेजेंटेशन। तो Ctrl+M को अगर क्लिक करेंगे एक साथ तो यहाँ पर न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगा, लेकिन Ctrl+N को अगर क्लिक कर देते हैं तो आपको न्यू प्रेजेंटेशन ही ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और Ctrl+O अगर ध्यान रखिएगा कि Ctrl+O करते हैं तो ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन होता है, और F जो होता है फाइंडिंग के लिए होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर तो इसका ए सही होगा। Ctrl+M दबाने पे जो है न्यू स्लाइड करेंट प्रेजेंटेशन में जो है इंसर्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कनिष्क निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे, यानी कि कनिष्क फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो बुद्धिज्म को फॉलो किया था, और इनके ही समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कहाँ पर, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के समय में हुआ था। तो कनिष्क बुद्धिज्म को फॉलो किए थे, और कनिष्क जो है कुषाण वंश के यहाँ पर इंपॉर्टेंट राजा थे, लेकिन कुषाण वंश की जो स्थापना किसने किया था, तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल, ध्यान रखिएगा, कुजुल कडफिसेस। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि
कनिष्क कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे, लेकिन कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। और देखिए कनिष्क के समय कुषाण वंश का यहाँ पर राजधानी राजधानी पूछा जाता है, कैपिटल कहाँ था, तो पुरुषपुर, ध्यान रखिएगा, पुरुषपुर या फिर पेशावर इसको कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान दो धर्म में विभाजित हो गया था, तो यानी कि दो सेक्ट में बेसिकली जो है डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस सेल की बाहरी दीवारें मोटी होती है। तो देखिए जब प्रेजेंटेशन नहीं, MS एक्सेल ओपन करते हैं तो इस तरह से होता है। तो पहला जो यहाँ पर होता है, तो पहला ही यहाँ पर अगर ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेल जो होता है वो आपको ध्यान रखिएगा, वो डिफॉल्ट यहाँ पर यही ओपन होता है, यानी कि करंट सेल। तो इस तरह से ध्यान रखिए, यानी कि एक्टिव सेल होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सेल इज द एक्टिव सेल बाय डिफॉल्ट इन जब ओपन करते हैं। तो वैसे किसी भी सेल में अगर एक्टिव सेल दिखाना है तो वो मोटी हो जाती है, तो यहाँ पर एक्टिव सेल यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव द बोल्ड बाउंड्री इन MS एक्सेल, तो एक्टिव सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खतरनाक अवशिष्ट का सामान्य अभिलक्षण है, यानी कि लाइकली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हजार्डियस बेस्ट। तो इसमें देखिए संक्षारणीयता भी होता है, यानी कि कोरोसिविटी भी होता है, प्रतिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी भी होता है, दहनशीलता यानी कि इग्नेसिबिलिटी भी होता है। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राप्त ऊर्जा इनपुट कहाँ से आते हैं, यानी कि ऑल इकोसिस्टम बिगिंस विद द एनर्जी इनपुट। तो ये सूर्य से यानी कि सन से जो एनर्जी प्राप्त होता है सभी इकोसिस्टम में एनर्जी, तो सूर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी पदचिन्ह की माप की इकाई है, यानी कि यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का यहाँ पर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ग्लोबल हेक्टेयर है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, ग्लोबल हेक्टेयर इसका सही उत्तर होगा। और इसकी आइडिया सर्वप्रथम विलियम रीस के द्वारा 1992 में दिया गया था। तो विलियम, ध्यान रखिएगा, विलियम रीस, तो यानी कि ग्लोबल हेक्टेयर जो है इसकी संकल्पना 1992 में विलियम रीस के द्वारा दिया गया था, जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। अब देखिए क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ पर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी कि समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में है। और ये ओजोन किरणें क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट यानी कि परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, जो कि स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। तो ओजोन लेयर समताप मंडल में है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके संरक्षण के लिए यानी कि प्रोटेक्शन के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थान में, ध्यान रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थान पे 16 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को एक जो है प्रोटोकॉल पे साइन किया गया। तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस 1987 में। और ये ट्रीटी यानी कि प्रोटोकॉल जो इनफोर्स हुआ 1989 में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन और बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर जो हजार्डियस बेस्ट है, जो कि ओजोन परत को संरक्षण यानी कि संक्षारण करता है, यानी कि डिप्लीट करता है, उसको जो है यहाँ पर कम यूज हो, इस जो है प्रोटोकॉल में प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर इन रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टरों में संग्रहित डेटा पर निष्पादन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है माइक्रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, माइक्रो ऑपरेशन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि उर्सा माइनर नामक तारामंडल में उन तारों का समूह होता है जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो लिटिल डीपर इसको कहा जाता है, लिटिल डीपर इसका, देखिए उर्सा माइनर, इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर उर्सा मेजर रहता, ध्यान रखिएगा, उर्सा मेजर, तो आंसर यहाँ पर होता बिग डीपर। तो इसको, लेकिन उर्सा माइनर है तो लिटिल डीपर इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। लेकिन उर्सा मेजर नामक तारामंडल में उन तारों का समूह
होता है जिन्हें सामान्यतः बिग डीपर कहा जाता है। तो माइनर में लिटिल डीपर, मेजर में बिग डीपर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस तरह से पौधों को प्रभावित करता है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस HNO3, तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों जब मिलता है तो यानी वर्षा में तो बनता है क्या, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये जब पृथ्वी पर गिरती है तो अम्ल वर्षा, तो 5.4 जो यहाँ पर पीएच स्केल में हो जाता है, पीएच स्केल में वैल्यू हो जाता है 5.4 से कम, तो अम्ल वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी में पोषक तत्वों को सीमित कर देता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, बाय लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इस तरह से पौधों को प्रभावित करता है। देखिए क्वेश्चन है कि मई 2019 में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया था। तो उस समय देखिए PS रेड्डी को नियुक्त किया गया था, लेकिन जो है अब आपको ध्यान रख लेना है दूसरा। अब देखिए सबसे पहले बताते हैं कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो ध्यान ही है मल्टी कमोडिटी, तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इसका स्थापना जो है कई बार पूछा गया है। तो 2003 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ध्यान रखिएगा, स्थापना 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और अभी प्रवीणा राय, ध्यान रखिएगा, प्रवीणा राय अभी इसके MD एंड CEO हैं। तो अभी पूछा जाए तो प्रवीणा राय जी हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, PS रेड्डी उस समय थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए कंडीशन इन विच टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन किसको बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑलवेज इंक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑलवेज इंक्रीजेस विद द, यानी कि हमेशा ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि तापमान का उल्टा होना। अब देखिए क्वेश्चन है कि ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पर ट्रू पूछा जा रहा है, किसके, अबाउट ओजोन। तो देखिए ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि परावैंगनिक किरणें से हमारी रक्षा करता है। तो देखिए सही है। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील है, यानी कि ओजोन इज हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल सही है। ओजोन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक, यानी कि ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक का प्रमुख घटक है, ये भी सही है। तो सी होगा सही, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, विकल्पों में सभी सही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम आजाद, यानी ध्यान रखिएगा, तो किस अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से मशहूर तो APJ अब्दुल कलाम, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये 2002 से लेकर 2007 तक के भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। सबके चहेते मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी थी। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, वेवलेंथ 4 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इन 3 सेकेंड। अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो N से डिनोट करते हैं, N फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, लेमडा वेवलेंथ 4 मीटर। तो देखिए वेलोसिटी का इसका रिलेशन होता है V इक्वल टू N लेमडा, यानी कि 50 गुने 4 बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो यानी कि इसको D मान लेते हैं और इसको T। तो देखिए स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 200 और 3 सेकंड में तो 600 मीटर इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका B हो जाएगा, 600 मीटर इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको दो फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू N लेमडा और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इससे आपको आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो देखिए प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। प्रमोद सावंत, यानी कि प्रमोद सावंत को चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। किस लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि 17 मार्च 2019 को उस समय गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया और अभी भी यही है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन गोवा का गवर्नर अगर पूछा जाए
तो कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। तो ध्यान रखिएगा, गोवा के गवर्नर अभी कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई, और चीफ मिनिस्टर तो अभी यही है। देखिए क्वेश्चन है कि लिटमस जो कि एक प्राकृतिक डाई है, यानी कि नेचुरल डाई है लिटमस, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? तो लीचन से। तो इस तरह से ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन है कि PSLV C-45 के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था कहाँ? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो PSLV C-45 से बेसिकली क्या गया था? तो ध्यान रखिएगा, इमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। देखिए क्वेश्चन है कि पेयजल में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता कितनी है, यानी कि मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, और ये WHO की जो है मानक है। तो ध्यान रखिएगा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है जो है बहुत सारे कंट्री में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये ड्रिंकिंग वाटर की कंसंट्रेशन है, अलाउएबल लिमिट है, मैक्सिमम है इतना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम रेजिन नहीं है? देखिए नहीं है तो सेलॉग एक प्राकृतिक रेजिन है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि CSIR का पूरा रूप क्या है? देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और इसके देखिए अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा CSIR का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ये 1942 में बना, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और इसका पूरा रूप क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब देखिए 52 ग्राम हीलियम के मोल्स की संख्या ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर द 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो देखिए नंबर ऑफ मोल की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम 2 परमाणु संख्या, 4 इसका मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मास तो दिया हुआ है 52, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होता है 4, तो 13 मोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, 13 जो है नंबर ऑफ मोल की संख्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, यानी कि फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट। तो देखिए सर्च इंजन बिल्कुल है, लिंक भी है, ब्राउजर भी है, लेकिन माउस इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए माउस जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डगलस इंगलवर्ट के द्वारा माउस की खोज की गई थी। कब? तो 1963 में। तो 1963 में डगलस इंगलवर्ट के द्वारा माउस की खोज की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि 35 का बाइनरी निरूपण ज्ञात करें, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 35। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1000011। तो करेक्ट उत्तर इसका डी। अब देखिए कैसे होगा, इसको निकालने का आसान तरीका है। देखिए 35, देखिए 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 17 होगा, लेकिन कटा नहीं, एक बच गया, तो एक इधर लिख देते हैं। फिर देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बाइनरी है यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो देखिए फिर 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, फिर एक यहाँ बच गया, जो शेष होता है इधर लिख देना होता है। फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ फिर 0, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ बच गया, फिर लेकिन शेष बचा था 0। अब देखिए इसको एक यहाँ बचा, यहाँ से इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। देखिए 1, फिर यहाँ 3, फिर डबल 1। अब देखिए यही जो है आंसर यहाँ पर डी है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि ऊर्जा के उन स्रोतों को क्या कहा जाता है जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं और अक्षय हैं, यानी कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस भी हो रहे हैं नेचर में, एंड इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि खत्म नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उस ऊर्जा स्रोत का नाम बताना है।
तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत ही हैं, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ये सब आपको एग्जाम्पल कुछ हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि बांसदा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो बांसदा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक एमीटर जिसका रिक्वायर ए चेंज ऑफ 3 एम्पियर इन इट्स कॉइल टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर बाई 12 mm, तो सेंसिटिविटी निकालना है। तो देखिए करंट जो है दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर। अब चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर कितना है, तो डेल कितना है 12 mm, तो सेंसिटिविटी निकालना है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई करंट। ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान रख लीजिए। तो देखिए डिफ्लेक्शन है 12 mm डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर, तो 3 चौका 12 यानी कि 4 मिलीमीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, 4 मिलीमीटर पर एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 50 है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि फॉलोइंग इज काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पर लाइन प्रिंटर इसका सही उत्तर है। इसके अलावा भी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा डॉट मैट्रिक्स, और उसके बाद डेजी व्हील। तो 3 आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल याद रख लेना है, जो कि इम्पैक्ट के द्वारा जो है प्रिंट होता है, और इसको ध्यान रखिएगा। और लो कॉस्ट जहां प्रिंटिंग की जरूरत होती है वहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर की हमें जरूरत पड़ती है। तो 3 एग्जाम्पल हैं, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर आर द टाइप्स ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम बहुत सारे पेपर इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।